हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैंग 2.0। और दोस्तों, आपको पता है कि आज के दिन हम करंट का वीडियो ले करके आते हैं, जिसमें साप्ताहिक करंट होता है। पिछले हफ्ते का पूरा करंट इस वीडियो में शामिल होता है। तो दोस्तों, हम पिछले हफ्ते का करंट लेकर के आए हैं और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिस एग्ज़ाम में करंट का सवाल ना पूछा जाए। खास तौर से सुपर टेट का एग्ज़ाम आगे हो सकता हो तो उसमें तो 30 सवाल करंट का पूछा जाता है। बाकी कोई एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, लिखा हुआ है भारत की सबसे लंबी नदी रस्सी मार्ग, यानी भी हाल ही में एक नदी के ऊपर रस्सी मार्ग बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप नदी को पार कर सकते हैं, जिसको हम रोपवे भी कह सकते हैं। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए ऐसे बना होता है, आप देखे होंगे, ऐसे बना होता है, इधर पहाड़ी ऐसे करके बना होता है। इसमें एक डब्बा टाइप में रहता है, उसमें लोग बैठते हैं और एक स्थान दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी रस्सी मार्ग किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है असम में बनाया गया है। इसको रोपवे भी हम कह सकते हैं। अब ये जो रोपवे बनाया गया है, ये कहाँ से कहाँ, तो उत्तरी गुवाहाटी से गुवाहाटी के बीच में इसे बनाया गया है। आप गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी में जा सकते इस रोपवे के माध्यम से। इसमें लगभग कुल खर्च कितना आया था, तो इसमें लगभग 56 करोड़ रुपया इस रोपवे को, या फिर कहिए इस नदी रस्सी मार्ग को बनाने में लगभग 56 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और इस रोपवे के माध्यम से 8 मिनट में आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। और इसमें लगभग अगर जाने की बात की जाए तो 30+1, यानी एक इसमें गाइडर रहता है जो देखभाल करता है, और 30 लोग बैठ करके इधर से उधर जा सकते हैं। कहाँ बनाया गया है, असम में। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या है ये, उत्तरी गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी से गुवाहाटी में आप जा सकते हैं। लागत 56 करोड़, 31 लोग इसमें बैठ करके जा सकते हैं। 8 मिनट लगेगा आपको पार करने में। अगला देखिए, पहला समुद्री एम्बुलेंस कहाँ बनाया गया है, या फिर कहाँ ऐसा किया गया, तो कहाँ किया गया, केरल में निर्माण किया गया। इसका नाम क्या है, प्रतीक्षा है, जो क्या है, प्रथम समुद्री एम्बुलेंस है। अब सुनिए, इसको हम याद कैसे करेंगे। जो केरल है, देख, केरल के कालीकट तट पर प्रथम यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा आया था। समुद्री तट है भी, तो भाई समुद्री तट है भी, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कहें आप लोग जो है भाई साक्षरता के मामले में सबसे आगे केरल ही है, तो कहे आप लोग जो है पृथ्वी, आप लोग जो है थल मार्ग पे बनाते हैं, हम लोग जल मार्ग यानी समुद्री वाला बना देना। चलिए, तो ये लोग क्या किए, प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का निर्माण किए, जिसका नाम प्रतीक्षा है। कहाँ है, केरल में है। बस इतना याद करना। आगे देखिए, WHO किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। अभी हाल ही में एक ऐसा महाद्वीप है जिसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक ऐसा महाद्वीप है जिसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है विश्व में, तो कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, तो वो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। यानी अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। देखिए, इसे याद करने के लिए, अफ्रीका वाले कैसे होते हैं, अफ्रीका वाले काले काले होते हैं। तो पोलियो रोग जो होता है यहाँ के लड़कों को नहीं हो रहा था। कहा कि भाई यहाँ के लोग, जो यहाँ के जो लड़के हैं काले काले, इनको कौन पकड़ेगा, डर जाते थे। यानी जो पोलियो रोग था वो डर जाता था, अफ्रीका वालों को नहीं पकड़ता था। तो अफ्रीका क्या हो गया, पोलियो मुक्त हो गया। याद करने के लिए है। आगे देखिए, महिला द्वारा मुद्रा, एक मुद्रा ऋण योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, महिला द्वारा मुद्रा ऋण योजना में लाभ उठाने में पहले स्थान पे कौन है। यानी महिलाओं ने सबसे अधिक ऋण कहाँ की महिलाओं ने लिया और उसका लाभ भी उठाया, तो तमिलनाडु की महिलाओं ने लिया था। लगभग कितना लिया था, तो 58,277 करोड़ रुपया लगभग तमिलनाडु की महिलाओं ने लिया था। इस सूची में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल है। तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, तुर्की ने किस समुद्र में गैस भंडार खोजा है। जो तुर्की है वो किस समुद्र में गैस का भंडार खोजा है, तो वो कौन सा है, काला सागर है। यानी काला सागर में तुर्की वालों ने गैस का भंडार खोजा है। अब देखिए, अभी हाल ही में जामतारा फिशिंग, जामतारा का नाम आप लोग सुने होंगे। कॉल नहीं आता कुछ लोगों के पास भी, हाँ कॉल आया है, हम एटीएम कंपनी से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं, अपना एटीएम नंबर बताओ, आपका एटीएम नंबर ब्लॉक हो गया है, सही करना है, आधार कार्ड लिंक करना है, ऐसा फ़ोन आता है ना सबके पास। वही जो फ्रॉड करते हैं
जो फ्रॉड करते हैं उन्हीं के बारे में ये है, जो धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। जामतारा ई सिम फिशिंग, ये क्या है, अभी चर्चा में था। तो ये क्या है, बैंक धोखाधड़ी है, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित था झारखंड से। आगे देखिए, विश्व जल सप्ताह अभी हाल ही में कब मनाया गया, तो 24 से लेकर के 28 अगस्त तक मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई, इसकी थीम थी। अगर पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। चलिए कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। जल में कई अक्षर है, जल में 2 अक्षर है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 अक्षर इसमें भी है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, NRI एकीकृत पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, यूपी में। NRI किसके लिए है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन किसके लिए है, तो एकीकृत पोर्टल किसके लिए बनाया गया, यूपी वालों के लिए। अगर आप कहीं विदेश में कमाने या फिर कहीं रोजगार के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी मदद इस पोर्टल के ऐप के माध्यम से की जाएगी। ये यूपी में बनाया गया। आगे देखिए, CPL का मतलब क्या होता है, कैरिबियन प्रीमियम लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, प्रवीण तांबे थे। क्या थे, CPL में खेलने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर पूछा जाए T20 में 500 विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं, तो डार्विन ब्रावो बने हैं। डार्विन ब्रावो, ब्रावो माने क्या होता है, ब्रेव माने बहादुर होता है। तो डार्विन ब्रावो यानी कि बहादुर आदमी थे। और कहाँ के ये हैं, तो बेस्ट आदमी थे, यानी कि बेस्ट खिलाड़ी हैं, तो वेस्ट इंडीज के। तभी तो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने वेस्ट इंडीज के, तो बेस्ट हैं, तो भाई वेस्ट इंडीज के ब्रावो हैं, डार्विन ब्रावो। आगे CPL में खेलने वाले पहले खिलाड़ी प्रवीण तांबे थे। चुनौती स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है, यानी कि चुनौती स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है, तो भारत में शुरू की गई, सबके लिए है। ये चुनौती स्टार्टअप शुरू किस लिए किया गया है, इसमें कहा गया है कि 300 लोगों को चुना जाएगा, इनको 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। उन लोगों को दिया जाएगा जैसे आप हैं, आपके पास कोई तकनीक है कि कृषि में अगर ऐसा किया जाए तो किसानों की आय बढ़ेगी, अगर जो है पेट्रोल में ऐसा किया जाए तो सस्ता मिलेगा, या फिर आप कोई भी एक अच्छी टेक्निक लाते हैं या मोबाइल में एक ऐप लाया जाए तो ऐसा किया जाए। यानी अगर आप कोई भी टेक्निक अगर आप जानते हैं तो आप उस ऐप को, उस टेक्निक को बता सकते हैं सरकार को। अगर वो अच्छी निकली तो आपको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। आप उस मामले में लोगों को जागरूक करेंगे और वो जो क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र में लोग आगे जाएंगे। इसलिए जो है ये चुनौती स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता बनाया गया, युवाओं के लिए बनाया गया। आपके पास अगर कोई जुगाड़ है, कोई दिमाग है, तो आप बता सकते हैं, आगे जा सकते हैं, आपको पैसा दिया जाएगा, आप उसको और डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना इतना, बाकी आगे देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है राफेल। देखिए राफेल से संबंधित हम 2 वीडियो आपको देंगे जिसमें राफेल संबंधित सारी जानकारी उसमें रहेगी अगले हफ्ते। तो देखिए राफेल को 10 सितंबर भी, आपको पता राफेल जल्दी ही मंगाया गया, कौन कंपनी बनाई थी, कितना राफेल लाया था, कब डील हुई थी, सारी जानकारी 2 वीडियो हम आपको देंगे। देखिए लिखा गया राफेल को 10 सितंबर को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया जाएगा। यानी अगर पूछा जाए कि राफेल को कब शामिल किया जाएगा, तो 10 सितंबर को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया जाएगा। आगे देखिए, जापान के जो PM यानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उनको एक बीमारी हो गई थी, अल्सरेटिव कोलिन नाम की इनको बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद पर से। और इन्हीं के डिप्टी PM थे, या फिर कहिए और फाइनेंशियल मंत्री भी थे, तारो आसो जी थे। इनको अब आगे इनका स्थान लेना पड़ेगा, यानी अब तारो आसो जी प्रधानमंत्री का काम करेंगे। और आगे सुनिए, हवाई साहसिक श्रेणी के तेंजिंग नोर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 वाला इनको दिया गया है। किनको, हवाई साहसिक श्रेणी के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 दिया गया है विंग कमांडर गजानंद यादव को। भाई गजानंद माने क्या होता है, गजानंद माने आप लोग जानते होंगे गणेश जी को कहा जाता है। गज माने हाथी और गजानन माने गणेश। तो भैया जो गणेश रहेंगे वो वैसे सीधी सी बात है, उड़ने माहिर ही हैं, हवाई साहसिक श्रेणी का पुरस्कार प्राप्ति कर लेंगे। तो विंग कमांडर गजानन यादव जी को ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
जो सबसे कम उम्र में जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सबसे कम उम्र में दिया गया है मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड को दिया गया है। इनकी पुस्तक कौन थी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यानी इनकी पुस्तक थी। इसमें वर्णन किस चीज़ का किया गया, इन्होंने किस चीज़ का किया है? ये थी कहाँ की? ये डच हैं। अब डच मतलब नीदरलैंड, यानी डच यानी नीदरलैंड की ये मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड जी कहाँ की हैं? डच हैं, नीदरलैंड की हैं, सबसे कम उम्र की हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। और 2018 में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक इन्हीं की थी, सबसे अधिक इनकी पुस्तक बिकी थी। और इन्होंने इसमें लिखा क्या है? ये जब बचपन में थी, छोटी सी थी, तो इनके भाई की मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी से, किसी कारणवश, तो उसी के बारे में इन्होंने चर्चा करके लिखा था कि हम कैसे जिया अपने भाई के बिना, हमने कैसे काम किया, क्या क्या काम हमने किया, वही सारी घटनाएं इन्होंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए जो पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार देखिए दो होते हैं, एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। देखिए जो मैन बुकर पुरस्कार होता है, ये मैन बुकर पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो वह पुस्तक लिखता है और इंग्लिश भाषा वाले को दिया जाता है। लेकिन जो बुकर पुरस्कार होता है वो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन वो इंग्लिश का लेखक ना हो, बल्कि ये डच थी। देखिए सीधी सी बात समझिए इस तरह से, देखिए क्या थी? डच थी, इन्होंने पुस्तक लिखा तो इनको मैन बुकर पुरस्कार मिलेगा, बुकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैन बुकर में इंग्लिश वाले को मिलता है, तो बुकर पुरस्कार इनको इसलिए मिला। तब इन्होंने डच भाषा में लिखा था तो उसको कन्वर्ट किया गया। अब इसको जो इन्होंने लिखा था, इसको कन्वर्ट कौन किया था? एक थे जिनका नाम था मिजे इच्सिन थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिजे इच्सिन थे और लगभग $50,000 कुल मिला के मिला था। यानी जो बुकर पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार कन्वर्टेड भाषा की पुस्तक को दिया जाता है। यानी अगर हम हिंदी भाषा में कोई पुस्तक लिखते हैं तो हमको मैन बुकर पुरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि बुकर मिल सकता है। यानी कैसे मिलेगा? सबसे पहले उस हिंदी भाषा की किताब को इंग्लिश में कन्वर्ट कराया जाएगा, तब जाके हमारी किताब को बुकर पुरस्कार मिलेगा। अब मैन बुकर पुरस्कार किसे मिलेगा? जो इंग्लिश भाषा का लेखक रहेगा, सीधे इंग्लिश भाषा में पुस्तक लिख देगा, उसे मैन बुकर पुरस्कार। मैन माने आदमी, यानी जो आदमी, मैन माने आदमी, जो आदमी इंग्लिश भाषा में खुद लिख के किताब ला के दे देगा उसे मैन बुकर। और जो नहीं लिख पाएगा तो भैया आप वो किसी से कन्वर्ट कराएगा, भैया इसको हम डच भाषा में लिखे हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तब जाके इंग्लिश में कन्वर्ट कौन किया था? मिजे इच्सिन कन्वर्ट किए थे, तब जाके ये पुरस्कार में, तब जाके इस पुस्तक पे इनको पुरस्कार मिला था। अब जब $50,000 मिलेगा तो अकेले पुरस्कार दिया नहीं जाता, भाई जिन्होंने कन्वर्ट किया है उनको भी पुरस्कार दिया जाता है। जो मिजे इच्सिन थे और ये जो थी ये मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड जो थी, इन दोनों को मिला करके $50 में से इन दोनों को पुरस्कार दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुस्तक को कन्वर्टेड किया था, इंग्लिश भाषा में, डच भाषा में थी। और बुकर पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो व्यक्ति पुस्तक लिखता है लेकिन उसको कन्वर्ट करा के ला के देता है। आगे देखिए, 300 बेड का कोविड अस्पताल गोंडक मतलब यूपी में बनाया गया है 300 बेड का कोविड अस्पताल, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है कोविड का, सबसे बड़ा। लेकिन पहला अस्पताल कौन सा है? 400 बेड का बनाया गया है, नोएडा में बनाया गया है। 400 बेड का नोएडा में बनाया गया है, ठीक है। दूसरा अस्पताल गोंडा में बनाया गया अभी हाल ही। खेल दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही मनाया गया, 29 अगस्त को मनाया गया। किसके जन्म पर मनाया गया? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म पर मनाया गया था। अब जो मेजर ध्यानचंद हैं वो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक खेल में हॉकी में, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और हॉकी में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता था। ये कप्तान कब बने थे? तो 1936 में बर्लिन में ओलंपिक खेल चल रहा था, वहीं पे इनको यानी वहीं से इन्होंने ये कप्तान का कमान ग्रहण किए थे। उसके बाद एक कप्तानी काम किए थे। आगे देखिए, कोरोबोई गेम है जिसको कौन बनाया है? बलदीप निंग थौजम भी बनाए थे। ये लड़का है, कक्षा 9 का लड़का है। कौन? यही बलदीप निंग थौजम कक्षा 9 का लड़का है। और ये रहने वाला कहाँ का है? तो मणिपुर का रहने वाला था ये लड़का। और ये जो गेम बनाया है कोरोबोई गेम, ये कोविड-19 से संबंधित है। को से कोरोबोई गेम, को से कोविड-19। इसमें क्या है?
इसमें एक लड़के को बताया गया है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई एक लड़का है जो किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे ज़िले में फंसा हुआ है और उसको उसके ज़िले में पहुंचाना है किसी माध्यम से। तो इसमें वही दिखाया जाता है, आप गेम जब खेलेंगे तो इसमें ही खेलेंगे, लड़का वहाँ फंसा हुआ है और इसको बचा के सब जगह से, ताकि किसी संपर्क में ना आए, यानी किसी संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उस बच्चे को उसके घर तक आप गेम खेलते हुए पहुँचाएँगे। तो ये गेम कौन बनाया था? तो बलदीप निंग थौजम बनाया था, जो कक्षा 9 का लड़का था। कहाँ का था? मणिपुर का। नाम क्या था? कोरोबोई गेम। अब भाई जिसके पास बल रहेगा, ताकत रहेगा, बल रहेगा, वही तो कोरोना के लिए गेम बना पाएगा। भाई कोरोना सब लोग डरते हैं, तो ही तो बना पाएगा। तो इनके पास बल था, इन्होंने बनाया। आगे देखिए, डोम राजा। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको डोम राजा कहा गया है। आप लोग जानते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जहाँ लाश को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, कहते हैं डोम भैया, वही जलाने का काम करते हैं। वही डोम राजा, जिनका नाम था चौधरी जगदीश था, इनकी मृत्यु हो गई है। और ये डोम कहाँ के थे? बनारस के थे। और कहा जाता है इनको शमशान राजा भी कहा जाता है, शमशान के राजा, इनको शमशान के राजा कहा जाता है। और ये हरिश्चंद्र जो घाट है, आप लोग हरिश्चंद्र की कहानी सुने होंगे, तो बनारस में जो हरिश्चंद्र नाम का घाट है, वहीं पे लोग लाशों को जलाया करते थे अपने तरीके से। तो इन्हीं को डोम राजा कहा गया है। कहा जाता है कि इनके हाथ से जो लाश जलती है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इनके पूर्वजों से ही ये चला आ रहा है। आगे देखिए, भारत को विश्व का सबसे तेज मानव गणक मिला है, जिसका नाम नीलकंठ भानुप्रकाश है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विश्व का सबसे तेज मानव गणक पुरस्कार मिला हुआ है, यानी गणना करने वाले। आप गिनती बताएंगे फटाफट ये उसका गणना कर देंगे। इनका नाम क्या है? नीलकंठ भानुप्रकाश है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले हैं हैदराबाद के। कब इनको पुरस्कार दिया गया था? तो इनको पुरस्कार दिया गया था अभी हाल ही में 15 अगस्त 2002 को। और कहाँ दिया गया था? लंदन में दिया गया था। तो भारत को विश्व का सबसे तेज मानव गणक मिला हुआ है। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं नीलकंठ भानुप्रकाश जी, और हैदराबाद के रहने वाले। 15 अगस्त को इनको लंदन में पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019, ये किसे भी हाल ही में दिया गया है? तो NLCIL को, यानी इंडियन लिमिटेड को दिया गया है। ये पुरस्कार प्लास्टिक के, यानी इस क्षेत्र में प्लास्टिक और सारी चीज़ों से प्रदूषण को इन्होंने मुक्त कर दिया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, NLCIL। विश्व का सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति कौन सा है? तो कौन है? जेफ बेजोस जी हैं। इनके पास लगभग कितनी रुपया है, या फिर कि कितना धन है? तो लगभग $200 मिलियन इनके पास है। और ये किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो ये अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं। कौन? जेफ बेजोस जी हैं। आगे देखिए, ऋण देने के लिए, किसानों की भूमि मापने के लिए उपग्रह का प्रयोग करने वाला कौन सा बैंक है? ICICI बैंक है। यानी ये ऐसा करेगा, अगर आपको ऋण देगा, यानी कोई किसान अगर ऋण लिया हुआ है तो उसका खेत है कहाँ, निरीक्षण करने के लिए, देखभाल करने के लिए ICICI बैंक इस कोविड-19 के समय में एक उपग्रह लॉन्च किया हुआ है, जिससे किसान के खेत को जा करके देख लेगा किसान का खेत वास्तव में है कि नहीं है, और फिर ऋण प्रदान करेगा। आगे देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? किरण रखा गया है। किसका? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र का नाम किरण रखा गया है। किसने रखा है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसका नाम किरण रख दिया है। आगे, आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसाई कार्यक्रम किस राज्य ने चलाया है? तो आपको पता है केरल साक्षरता मामले में आगे है, वही चलाया होगा आदिवासी बच्चों के लिए, ताकि वो लोग भी पढ़ाई लिखाई कर सकें। आगे, हाइड्रोजन बम का दावा, अभी हाल ही में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण का दावा किसने किया है? रूस ने किया है। दिसंबर 2020 तक वैक्सीन तैयार हो जाए कोविड-19 की भारत में, ऐसा किसने कहा है? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी ने ऐसा कहा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। और दोस्तों, करंट का सवाल है, यहाँ से सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके दोस्तों, जय हिंद।